हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेनली मैं जो है बोर्ड को लेकर ही अपनी वीडियो बना रहा हूं, और जैसा कि हम पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को लेकर के आएगी। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 12th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेनली 4 मार्क्स का क्वेश्चंस हमेशा हर साल कंपलसरी आता है। तो आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। तो देखिए, जरा ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है और ये जो है इसमें 4 मार्क्स का ये टॉपिक है। मेनली जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एज ए कह लो कि फॉर्मूलाज यूज होंगी या एज ए प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर हमारे पास रो और कॉलम आपस में डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ईच रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कि हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था एक ट्रांसपोज, तो ऐसे ही सेम मैं यहाँ बात करता हूं कि मान लो हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट गिवन है। पहली प्रॉपर्टी ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में, वो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होगा। कब? इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब है अगर रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे क्या कह रहा है वो, एबीसी फर्स्ट रो है, मान लो मैंने इसे क्या बना दिया, कॉलम। अगर मेरे पास ये P Q R ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम कर दिया L M N, तो वो कहता है कि जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है वो इस वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है। मान लो इसका मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें किसी टाइम पे रिक्वायरमेंट है रो को कॉलम और कॉलम को रो करने की, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसने कहा कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम इंटरचेंज कर रहे हो तो उसके साइन पर कोई इफेक्ट या उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगला प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 2 में कहा, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज इट्स साइन इज चेंज्ड। क्या कहता है कि अभी हमने क्या कहा था कि अगर सारी रोज और सारे कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए, यानी कि रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक रो और एक कॉलम चेंज कर दें तो उसका वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। कैसे? मान लो हमारे पास प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, ये ए है, ये बी है, सी है, पी क्यू आर एल एम एन, मान लो ये डेल्टा है। अब अगर हमने, ये रो है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, मैं दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड रो बना रहा हूं और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना रहा हूं, तब क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू एक माइनस साइन आ जाएगा। कैसे? पी क्यू आर ए बी सी एल एम एन। समझ में आ गया कि मान लो हमारे पास जैसे ये सेकंड रो थी, ये फर्स्ट रो थी, तो फर्स्ट को सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया। ऐसे ही इसी को लेकर के मान लो एक और एग्जांपल ले लें। मान लो हमारे पास है ए बी सी, मान लो ये डेल्टा 1 है, तो पी क्यू आर एल एम एन, ये क्या है, मान लो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर मैं इन्हें इंटरचेंज कर दूं, इस कॉलम को यहां करते हैं, इस कॉलम को यहां करते हैं, तब भी इसमें क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा।
तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू होगी बी क्यू एम ए पी एल सी आर एन। तो हमने क्या करा, ये दोनों इंटरचेंज कर दिए। जब ये दो इंटरचेंज कर दिए तो माइनस साइन आएगा। तो समझ में आ गई दोनों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम रो और कॉलम आपस में टोटल इंटरचेंज कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक रो या एक कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस साइन आ जाता है, बाकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 3 की। देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, उसने कहा इफ ईच एलिमेंट of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने किसी को मल्टीप्लाई कर दी, चाहे रो को कर दो कॉलम को कर दो, तो उसमें से जब एक रो को करोगे या एक कॉलम को करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स आ जाएगी। या अपनी वैसी भाषा में समझ लें, लैंग्वेज में, तो उसका क्या मतलब है, तुम जब चाहो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन ले सकते हो इंडिविजुअली। जैसे मान लो हमारे पास 2 4 6 12 15 9 3 4 5 ऐसा कुछ है। मुझे दिख रहा है यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो अगर मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से 3 कॉमन लिया, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगी 1 2 3 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 3 जा 3 4 5। तो इस तरीके से इसका कहने का मतलब ये है कि जब चाहो किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो और किसी भी कॉलम से इंडिविजुअली कॉमन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसने यही कहा कि अगर तुम किसी रो को k मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ लिखा 1/k, ये भी समझ सकते हैं। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करनी है, मान लो मेरे पास है a b c l m n p q r। अब मैं यहाँ पे ये डेल्टा है, अगर इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख दें, यहाँ k से डिवाइड कर दें, तो k से पूरे को डिवाइड नहीं होगी। चाहो तो तुम किसी भी रो को कर सकते हो और किसी भी कॉलम को कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो समझ में आ गई होगी इस प्रॉपर्टी का मेन हम क्या यूज करते हैं। अगर कहीं डिवाइड कर मल्टीप्लाई करनी हो तो बाहर डिवाइड कर लेते हैं, या फिर किसी भी रो और कॉलम से कॉमन ले लेते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि किस तरीके से हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ध्यान से देखिए। देखो जैसा कि मैं कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मेनली इसमें क्या है, रोल है किसका, प्रॉपर्टी का। अगर प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास से एकदम क्लियर हैं तब तुम्हें इस टॉपिक को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कहता हूं कि 4 मार्क्स एकदम पक्के हैं। ये जो 4 मार्क्स हैं इन्हें कोई नहीं रोक सकता अगर इनकी प्रैक्टिस सही से की जाए। अब जैसे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, if 2 rows or columns of a determinant is या are identical, अगर ये identical, then value of determinant is 0। देखिए इसके हम बात करते हैं कैसे, कि वो क्या कहता है कि अगर if 2 rows or columns of a determinant are identical then value of determinant is 0। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी, तब उसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे, मान लो हमारे पास a b c p q r a b c, तो यहाँ पे क्या है, ये रो और ये रो
दोनों कैसी हैं, आइडेंटिकल, यानी कि हम लिख देंगे कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिनेंट की 0 है। अब अगला, जैसे ऐसा रो ही जरूरी नहीं है, कॉलम भी हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 A B C 1 2 3, दिख रहा होगा यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी आएगी, 0। समझ में आ गया कि अगर टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, कि उस केस में 0 होगी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जब दो रो या कॉलम हमारी कैसी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, तब उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगी। और अगला कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें जो है हमारे पास, इफ all the elements of a row or column is 0, ठीक है, सभी 0 हो, then value of determinant will be 0। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है कि अगर किसी के भी एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट के जो है, मान लो ये पूरी रो 0 है, यहाँ कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ना कोई सॉल्व करना ना है, क्योंकि एज ए प्रॉपर्टी यूज होगा। ऐसे ही मान लो हमारे पास L है, T है, M है, 0 है, 0 है, 0 है, N है, 4 है, 6 है, तो ये 0 आ गई, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट की कितनी होगी, 0। ये 5 प्रॉपर्टीज हुई। एक लास्ट प्रॉपर्टी की ओर बात करते हैं, उसे कहते हैं 6 प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है प्रॉपर्टी ऑफ 6 के अंदर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, if each element of a row or column is expressed as the sum of if each element of a row or column is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। चलिए, इसका क्या मतलब है, अगर उसने कहा कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई रो या कॉलम में दो या जो एलिमेंट्स हैं वो सम की फॉर्म में आते हैं, जैसे ये डेल्टा ले लिया, मान लो हमारे पास है अल्फा, बीटा, गामा, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर लिख दिया। तो यहाँ दिख रहा होगा हमने क्या कहा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, अभी हम बात कर रहे हैं रो की, रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, यहाँ भी 2 टर्म्स, यहाँ भी 2 टर्म्स और यहाँ भी 2 टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। तो अब हम इसे 2 determinant में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा, एल, टी, बीटा, एम, क्यू, गामा, एन, आर और प्लस जो ये बचा हुआ एलिमेंट है, क्या है, ए बी सी, दिख रहा होगा, एल एम एन पी क्यू आर,
मेरे ख्याल से क्लियर है कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा LMN PQR ABC LMN PQR। तो जो यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट था, इसमें ये रो पूरी, जिसमें जो एलिमेंट थे सब दो दो के सम की फॉर्म में थे, तो इसलिए इसे हमने टू डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया। यही हमारे पास टोटल मिला के 6 प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं को अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। जैसे देखो, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रो और कॉलम सभी इंटरचेंज कर दोगे तो डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन साइन माइनस का आएगा। तीसरा कहता है दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी। और अगला कहता है कि एक रो या एक कॉलम अगर 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तब भी 0 होगी। नेक्स्ट, और उसमें अगले में कहता है कि किसी भी रो या कॉलम से जब चाहो तुम कुछ भी कॉमन ले सकते हो। और अगली प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या कॉलम में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तब उस डिटर्मिनेंट को उतने ही पार्टों में स्प्लिट कर सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं आज, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें एक मैं प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा आसान है। x + 4 2x 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 x + 4 2x और 2x 2x x + 4, इसे हमें प्रूव करना है 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर। चलिए, अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है x + 4 2x। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2x और इससे तुम्हें लगभग सारी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो जाएंगी। पहला हमने क्या कहा था कि जब चाहो, मेनली इसमें क्या देखना है, हमें लाना है 5x + 4। तो कहां से आ रहा है 5x + 4? अगर मैं इन्हें ऐड कर रहा हूं तब भी 5x + 4 आ रहा है, इसे ऐड कर रहा हूं तब भी 5x + 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ तुम जो भी करते हो वो तुम्हें लिखना है। जैसे मैंने कहा कि ये ऐड कर रहे हो तब भी 5x + 4 है, ये ऐड कर रहे हो तब भी 5x + 4 है। तो हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी R1 = R1 + R2 + R3। इसका मतलब क्या है कि हमें R1 में R1 R2 और R3 तीनों को ऐड करना है। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास x 2x 2x कितना हो गया 5x, लेकिन लिखना कहाँ है सब चीजें? R1 में 2x 3x और 2x, फिर 2x 2x 4x और 1 5x। ठीक है, बाकी हमें चेंज नहीं करने, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किसे लेकर लग रही है? खाली R1 को। तो हमने R1 में R1 + R2 + R3 R1 + R2 + R3 तीनों ऐड करके लिख दिए। एक कंफ्यूजन करते हैं सब कि जब हम R1 ले रहे हैं तो कहेंगे कि कॉलम क्यों ऐड कर रहे हैं। हम कॉलम ऐड नहीं कर रहे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जब R1 में R2 R3 ऐड हो रहे हैं तो वो इस तरीके से ऐड होकर यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी को हम कुछ नहीं कहेंगे। यहां तक कोई डाउट? ये आ गया, ये 5x + 4 5x + 4 5x + 4 2x x + 4 2x 2x 2x। इसके बाद मैंने क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट से जब चाहो कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो यहां से सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 5x + 4, क्योंकि 5x + 4 यहां भी है, 5x + 4 यहां भी है और 5x + 4 यहां भी है। तो अगर मैंने 5x + 4 कॉमन ले लिया तो 5x + 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां कितना बचा? 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 2x x + 4 और 2x 2x 2x
और x प्लस 4। देखो जब हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट सोल्व करते समय या प्रॉपर्टीज सोल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखोगे कि हमें अपने डिटर्मिनेंट के अंदर मैक्सिमम 1 बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे ही किसी रो में या कॉलम में 3 1 आ जाए तो कोई से भी 2 1 0 बना दो। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था एलिमेंट्री मेथड में, तो अगर मैं एक इसे 0 बना रहा हूं इस 1 को और एक इस 1 को, कैसे? ये किस में आ रहा है? C2 में, ये किस में आ रहा है? C3 में, ये किस में आ रहा है? C1 में। तो मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, देखिए इससे इसे माइनस कर देंगे 0। ऐसे ही सेम C3 को भी क्या लिख सकते हैं? C3 माइनस C1। तो जब हम यहां लिख रहे हैं क्या आएगा? 5x प्लस 4, इससे 1 2x 2x, इससे ये माइनस करा 0, इससे ये माइनस कर रहे हैं, x प्लस 4 से 2x गया, कितना बचा? 4 माइनस x, 2x से 2x गया 0, फिर इस 1 से 1 गया 0, 2x से 2x गया 0, इससे ये गया 4 माइनस x। अगला फिर प्रॉपर्टी देखिए, मैंने बताया था कि जिससे चाहो कभी भी कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 4 माइनस एक्स, यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है? 4 माइनस एक्स। ये आंसर ध्यान रखना है कि यहाँ 5x प्लस 4 पहले से ही आ गया, और क्या लाना है? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक 4 माइनस एक्स C2 से मिल जाएगा और एक 4 माइनस एक्स किससे मिल जाएगा? C3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ लिखेंगे कितना बचा? 1 0 0 2x, और जब 1 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना? 4 माइनस एक्स, 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 5x प्लस 4, याद होगा मैंने जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी सिखाई थी तो उसमें बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके, तो ये 0 तो खाली वैल्यू किसकी निकलेगी? 1 को लेकर के 1 ले लिया, तो यहाँ ये खत्म 1 0 0 1। अब इसकी जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू निकालते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए कितना आया? 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 1, और 1 की 1 से 1 माइनस 0। तो जो आंसर आया 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। जैसे x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब मुझे लाना था 5x प्लस 4, मुझे दिख रहा है कि ऐसे भी ऐड कर रहा हूं तब भी आ रहा है, ऐसे भी, तो मेरी मर्जी थी चाहे यहाँ C1 की प्रॉपर्टी लगाता या R1 की। तो हमने लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये R1 R2 R3 तीनों ऐड कर दिए। तो यहाँ से जब ऐड कर रहे हैं तो ये आ गया, अब x 2x 3x 2x 5x और प्लस 4 2x x 5x प्लस 4, ये भी 5x प्लस 4। अब अगली प्रॉपर्टी में बताया था किसी भी डिटर्मिनेंट से जब चाहो कुछ भी कॉमन ले लो, तो 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 1 1। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से 2 1 0 बना देंगे, तो C2 इक्वल टू C2 माइनस C1, C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5x प्लस 4, और जब यहाँ से हमारे पास ये जिससे इसे माइनस करा 0, इससे इसे माइनस करा 4 माइनस एक्स 0। अब आ गया C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 से 2x गया 4 माइनस x। अब दिख रहा होगा हमने C2 से 4 माइनस x कॉमन, और एक इस C2 से 4 माइनस C3 से 4 माइनस x कॉमन। तो जब C2 और C3 दोनों से 4 माइनस x, तो इसके स्क्वायर हो गया, तो क्या बचा? 1 2x 2x, ये यहाँ से 4 माइनस एक्स, तो 0 1 0 0 0 1। 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1। तो इसलिए आंसर आ गया 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आज मैंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेनली 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताई, उसके बाद डिटर्मिनेंट पर एक क्वेश्चन किया। तो अब आप चाहो तो इसके क्वेश्चन करके देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।